से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्थानीय शासन। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, स्थानीय मतलब लोकल गवर्नमेंट की हम आज बात करेंगे। हमने केंद्र का कार्यपालिका पढ़ी, विधायिका पढ़ी, इन सब के बारे में जाना कैसे काम करती हैं, लेकिन सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है उतनी समस्याओं को, आम जगह की जो समस्याएं हैं, लोकल की जो समस्याएं हैं, उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं सुलझा सकती है जितनी अच्छी तरह से वहां का स्थानीय कोई व्यक्ति सुलझा सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन का जो विचार है वो हमारे उसमें संविधान में भी शामिल किया गया और सरकार ने भी इसको कार्य रूप में परिवर्तित किया है। तो हम थोड़ा सा चैप्टर जब आपका स्टार्ट होता है तो आप किताब में 2 स्टोरी दी हुई हैं, जिसमें एक तो अपने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जमुनिया तालाब गांव की कहानी है, जिसमें गीता देवी राठौर करके महिला हैं जो गृहिणी थी और वो 1995 में आरक्षित सीट पर सरपंच चुनी गई। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना अच्छा काम किया कि लोगों ने सन 2000 में उनको फिर से चुन लिया और इस बार वो सामान्य सीट से चुनी गई है ना, आरक्षित की जगह सामान्य सीट से चुनी गई क्योंकि उनका काम इतना अच्छा था, जनता ने उनको दोबारा चुना। जो ये गीता देवी जी थी, इन्होंने गांव में तालाब पक्का कराने, सड़क, स्कूल की इमारत बनवाने, सड़क बनवाने, इन सब में बहुत काम किया। इसी दिशा में उन्होंने अपनी जो शक्ति थी, सामूहिक शक्ति, उसका प्रयोग घरेलू हिंसा को मिटाने के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तो ये बहुत सकारात्मक परिणाम आए। तो ये एक सशक्त महिला की कहानी है जिसने कैसे एक गृहिणी से आगे निकलकर और एक राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ी और राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश की, ग्रामीण राजनीति को। इसी क्रम में दूसरी एक कहानी जो है वो तमिलनाडु गांव की है। वहां भी एक महिला सरपंच थी और वहां पर क्या हुआ कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन उस गांव में देने का फैसला किया और कलेक्टर ने आदेश दिया कि आप ये अधिकृत करवाएं, मतलब पंचायत में भी ऐसा प्रस्ताव पास कराएं और ये जमीन आवंटित करें। तो जो सरपंच और पंच थे सभी ने इसका मिलकर विरोध किया क्योंकि वो गांव की जमीन थी और जब इसका उनका कलेक्टर की बात मानने से इनकार कर दिया तो कलेक्टर ने फिर उसको अधिकृत करने के आदेश दिए। तो इन लोगों ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो बहुत ज्यादा जब विवाद बढ़ रहा था तो ये जो सरपंच थी वो हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ में गई, एकल खंडपीठ में इन्होंने याचिका लगाई और उसमें सुनवाई में फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में आया। उन्होंने ये फैसला दिया कि भाई इससे ग्राम पंचायत से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने फिर खंडपीठ में इसको दोबारा दायर किया और खंडपीठ के जो जज थे उन्होंने फैसले को बिल्कुल उलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय सरकार है उसके जो है शक्तियों को दबाने का कार्य कर रही है और ये सारा घटनाक्रम जो है कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन की जो शक्तियां हैं, जो प्रभाव है, जो नियम है, उसका उल्लंघन माना गया। तो उन्होंने उनको उल्टे उसमें दिया और जमीन जो है वापस से गांव के गांव में ही रही। तो ये कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जो ये प्रस्तुत करते हैं कि गांव की जो समस्याओं को गांव के स्थानीय लोग जितना जान सकते हैं या किसी शहर के वार्ड के जो स्थानीय लोग जितना अच्छे से समझ सकते हैं, वो केंद्र या राज्य की राजधानी में बैठी हुई, केंद्र की राजधानी में बैठी हुई सरकार नहीं समझ सकती है। तो आओ हम इसके माध्यम से पूरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज हम चलते हैं, सबसे पहले देखें कि स्थानीय स्वशासन है क्या। तो सीधे सीधे सिंपल शब्दों में मैंने आपको, बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए सिंपल शब्दों का यूज करते हुए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि गांव व जिला स्तर के शासन को जो है स्थानीय शासन कहते हैं। यानी जो गांव स्तर पर होता है या जिला स्तर पर जो होता है उसको स्थानीय शासन कहा जाता है। अब हम भारत में स्थानीय शासन का विकास देखते हैं कि कैसे कैसे ये अस्तित्व में आए। तो फ्लैशबैक में चलते हैं। प्राचीन काल में इनको क्या कहा जाता था? सभा कहते थे। एक सभा होती थी जो ये सारा स्थानीय शासन का काम देखती थी। बाद में इनको पंचायत कहा जाने लगा और आधुनिक में युग में हम देखें कि कब ये अस्तित्व में आए तो लॉर्ड रिपन के समय में 1872 में 1872 में निर्वाचित निकाय जो है वो अस्तित्व में आए। जब ये लॉर्ड रिपन वायसराय थे तब इन्होंने इसकी पहल करने की दिशा में, इन्होंने इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया था और इनको उस समय क्या कहा जाता था? मुकामी बोर्ड कहा जाता था। लॉर्ड रिपन के समय में जब ये बढ़े तब इनको क्या कहा जाता था? मुकामी बोर्ड कहा जाता था। लेकिन इनकी प्रगति जो थी वो बहुत धीमी थी, बहुत अच्छे से नहीं चली। तो कांग्रेस
कि जो उस समय आंदोलन कर रहे थे, महात्मा गांधी ने भी, कांग्रेस ने भी इस पर चिंता जताई और उनका कहना था कि जो है स्थानीय निकायों को अधिकार ज्यादा होने चाहिए, जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। इसी क्रम में आगे हम चलते हैं तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, तब फिर प्रांतों में ग्राम पंचायत बनी, है ना। ग्रामों में प्राय ग्राम पंचायत जो है फिर से बनना शुरू हुई 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, है ना। और लेकिन उस समय भी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत कहें कि प्रगतिशील इसका काम था तो वो नहीं था, स्लो स्पीड से चल रहा था। इतने अधिकार भी नहीं थे जो अभी वर्तमान में हमको देखने को मिलते हैं, उतने अधिकार जो है उस समय प्रदान नहीं किए गए थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, उसके बाद आगे जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, अधिनियम में भी इस प्रवृत्ति को जारी रखा, यानी जो पहले चल रही थी अभी उनको ही फिर जारी रखा, है ना। इस प्रवृत्ति को जारी रखा, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखा उन्होंने, ठीक। और इसी क्रम में हम देखेंगे आगे कि ये जो निकाय थे, है ना, तो गांधी कार्य इनको ग्राम पंचायतों को मजबूत करना या सत्ता को बहुत विकेंद्रित करना, ये गांधी जी का मोटिव था। तो गांधी जी ने क्या कहा कि आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना, यानी बंटवारा होना चाहिए, एक ही जगह केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना। ऐसा किसने कहा? ये गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना, है ना, ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए कारगर उपाय है। सत्ता के विकेंद्रीकरण में कारगर उपाय है, यानी एक सही उपाय है ना, कारगर उपाय है, ठीक है। तो गांधी जी भी इसके हिमायती थे कि भाई ये होना चाहिए। इसी क्रम में उनका मानना था कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए ताकि सफल हो। पंचायत के सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने में साधन के रूप में देखा गया है। पंचायत को लोकतंत्र को कायम करने के, लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया, साधन के रूप में देखा गया, है ना, कि भाई ये जो लोकतंत्र जो है स्थापित होगा, इसका एक साधन जो है ग्राम पंचायतें भी है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करती हैं, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं कर सकती, ठीक है। इसी दिशा में संविधान में भी इनको जगह दी गई कि भाई कहाँ ग्राम पंचायतों को क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हमारे संविधान में भी बातें की गई बाद में, स्वतंत्रता के बाद। तो हम देखें, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का जो विषय है वो राज्य सरकारों को दिया गया। स्थानीय शासन का विषय किसको दिया गया? प्रदेश को सौंपा गया ना, प्रदेशों को सौंपा गया। प्रदेश अपने स्तर पर जो है कर सकती है, ये कहा गया, प्रदेशों को सौंपा गया, ठीक है। ये जो जब भारतीय संविधान बना
तो उसमें ये प्रावधान हुआ कि प्रदेश सरकारें अपने स्तर से जो है निर्धारित कर सकती हैं कि उनके यहाँ पंचायतों का स्वरूप किस प्रकार का होगा। ठीक, इसी क्रम में पंचायतों को सहभागी लोकतंत्र तो माना ही गया था। नीति निर्देशक तत्वों में भी इनकी चर्चा की गई है। नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत या तत्व है ना, इनकी चर्चा की गई। लेकिन हम जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, उनको अगर पालन न किया जाए तो क्या होगा, कहीं भी दंड का प्रावधान नहीं है। यानी सरकारों से अपेक्षा की गई है कि आप जब अपनी नीतियां बनाएंगे तो इन सिद्धांतों को बीच में पालन करेंगे। तो कहीं ना कहीं पंचायतों को या स्थानीय शासन को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व दिया जाना आवश्यक था। तो इसीलिए ये अपेक्षित रही और उतने अच्छे तरीके से, कारगर तरीके से जो है काम नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। ठीक है, हम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो बहुत उथल पुथल मची हुई थी। तो नेहरू जी का ध्यान जो था वो केंद्र की तरफ था। वो चाहते थे केंद्र शक्तिशाली बने, जिससे कि भारत की एकता और अखंडता को कोई खतरा ना पहुंचे। क्योंकि अगर ये किया जाएगा, स्थानीय स्तर पर अगर बांट दिया जाएगा, तो दूसरा नेहरू जी के अलावा अम्बेडकर जी का भी ये मत था कि गाँव में बहुत गुटबाजी है, और इस क्रम में जो विकेंद्रीकरण की ये शक्तियां हैं, अगर शक्तियां इनको दे दी जाए तो उसका सही इस्तेमाल ये नहीं करेंगे, उसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने, लेकिन कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में ऐसा नहीं था जो इनके विरोध में था, है ना। लेकिन फिर भी शायद उस समय, क्योंकि केंद्र को शक्तिशाली बनाना उनका उद्देश्य था, एकता और अखंडता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता थी, इसीलिए उनको उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद हम देखें 73वें और 74वें 74 है संशोधन द्वारा इनको स्थानीय स्वशासन को बहुत महत्व दिया गया। स्वशासन को महत्व दिया गया और वर्तमान में 1993 से स्थानीय शासन को अधिक अधिकार और शक्तियां प्रदान किए गए हैं। अधिकार व शक्तियां अब पहले से अधिक हैं, है ना, पहले से अधिक अब दिए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से वर्तमान में हम देखें तो इनकी बहुत महत्व बढ़ गया है। और आज जो पंचायतों का स्वरूप हम देखते हैं वो पहले नहीं था। तो ये 1993 के बाद जो 73वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को शक्तियां मिली हैं, 74वें द्वारा शहरी प्रशासन को, है ना, तो नगरीय प्रशासन को। तो इस प्रकार से अब वर्तमान में स्थानीय शासन पहले से अधिक मजबूत है। हम कई बार देखते हैं अब ग्राम पंचायतों में पहले बुजुर्ग लोग ही एंटर हुआ करते थे, वर्तमान में आपने देखा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, न्यू यंगस्टर्स जो MBA करके भी बैठे हैं, उसी गांव के निवासी हैं, तो वो भी अब पंचायतों के चुनाव में सहभागिता करते हैं। और आप कई उदाहरण भारत में देखने को मिलेंगे जहां नए नए पढ़े लिखे युवा जो है, युवक और युवतियां अब सरपंच के रूप में कार्यरत हैं। तो इसके आगे का भाग हम फिर पढ़ेंगे। आज इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।